लोकसभा में प्रतिपक्षी संसद सदस्यों के साथ स्पीकर ओम बिरला के संवादों और संवादों की अदायगी के लहजे को लेकर अब दिल्ली में संसद के गलियारों में और दिल्ली के पत्रकारिता के हलकों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और वहाँ पर खिन्नता के स्वर उभरने लगे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि बहुत जल्दी पार्टी बिरला जी को शायद कुछ सलाह देगी कि अपना रवैया, अपनी शब्दावली, अपना लहजा बदलें और कुछ न कुछ ऐसा संतुलन कायम करने की कोशिश करें कि जिससे किसी की आत्मा को दुख नहीं हो और प्रतिपक्ष के सदस्यों को शत्रु न समझकर सामान्य संसद सदस्य समझकर उनके साथ व्यवहार करने की कोशिश करें और अपने लहजे में थोड़ा सा बदलाव लाए, नरमी लाए, ऐसी उन्हें सलाह देने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैंने जैसा कल बताया था, दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने जिस तरह से डांटा था और बदले में दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से शालीनतापूर्वक चुप रह गए थे, पलट के कोई जवाब नहीं दिया था, कोई असंसदीय व्यवहार नहीं किया था, कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं किया था, वो दीपेंद्र हुड्डा अब अपने संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं और खुली कार में लोग अपने संविधान के प्रति हाथ में लेके घूम रहे हैं। वो बिरला जी के प्रति और कल के घटनाक्रम के प्रति वो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भीड़ में मौजूद एक एक आदमी, एक एक उनका कार्यकर्ता ये सीधा सीधा सुन रहा है कि हुड्डा जी के साथ स्पीकर ओम बिरला ने क्या व्यवहार किया था और बिरला वो दीपेंद्र हुड्डा के बोले बिना सारा क्षेत्र उनकी बात सुन रहा है और लोग मजे ले रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, संविधान के प्रति हाथ में लेके केवल मुस्कुराते हुए सबके सामने खड़े हैं। उनकी कार चल रही है और लोग जय जयकार के नारे लगा रहे थे। चलिए भगवान करे कि सब कुछ ऐसा हो जिसमें सबकी लाज रहे, सबका सम्मान रहे, सबका मान रहे, लोकतंत्र का मान रहे, भारत का मान रहे, विदेशों में लोग हम पे हंसे नहीं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आपको एक ऐसे स्पीकर के बारे में बताऊंगा जिसने पार्टी का काम करते हुए अद्भुत रूप से निष्पक्षता बरतते हुए स्पीकर के पद का निर्वहन किया, सारी परंपरा का निर्वहन किया और जिन्होंने भारत रत्न मिलने पर प्रसन्नता प्रकट नहीं की, जिन्होंने राजनीति के मुकाबले साहित्य को ज़्यादा महत्व दिया, ऐसे राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन एक अनूठे स्पीकर भारत के संसदीय या यूँ कहिए विधायकी इतिहास में दर्ज हैं और उन्हें बहुत आदर के साथ याद किया जाएगा। आज उनका नाम कोई नहीं जानता होगा, नई पीढ़ी के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, पुरानी पीढ़ी के भी बहुत कम लोग ऐसे बचे होंगे जो उनका नाम जानते होंगे, उन्हें पहचानते होंगे। भारत में दो पुरुषोत्तम दास टंडन हुए, एक तो राजनेता राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और दूसरे एक अच्छे पत्रकार थे जो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के निजी अंतरंग मित्र मंडल में शरीक थे और पंडित जी से जुड़े हुए उनके अनेकों संस्मरण इधर उधर बिखरे हुए हैं कि अभी आप उन्हें पढ़िए तो मनुष्यता क्या होती है, मैत्री क्या होती है, राजनयिकता निभाते हुए दोस्ती के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसे बड़े रोचक और अद्भुत संस्मरण आपको मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की। इन्हें राजर्षि की उपाधि दी गई थी। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, हिंदी के अनन्य उपासक थे और विधानसभा में हिंदी का चलन उनके कार्यकाल में ही संभव हुआ। 15 अगस्त 1948 को सरयू तट पर एक बड़े समारोह में ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा ने, उस इलाके में देवराहा बाबा की बड़ी मान्यता है, उन्हें ईश्वर की तरह पूजा जाता है और उनको लेके किंवदंतियाँ अब तो सुनने को मिलती है। किंवदंती पुरुष हो गए देवराहा बाबा, उनका नाम लेने में भी आदमी को 100 बार सोचना पड़ता है। तो उन देवराहा बाबा ने उन्हें राजर्षि की उपाधि से सम्मानित किया था। कुछ लोगों ने जब इस उपाधि टंडन जी को उपाधि देने पर ऐतराज जाहिर किया था तो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जी ने उनका समर्थन किया था और कहा था कि ये उपाधि इन्हें दी जाना बहुत वाजिब और ये योग्य आदमी है। वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, किंतु कांग्रेस की अंदरूनी खींचातानी से खिन्न होकर, और जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत जाना है शायद नेहरू जी से भी उनकी नहीं बनी, तनातनी बनी रही, तो इससे खिन्न होकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। वे समझौतावादी बिल्कुल नहीं थे,
इस पार या उस पार, हाँ तो हाँ ना तो ना, सच तो सच झूठ तो झूठ, ऐसे आचरण विश्वास करते थे, कोई समझौता नहीं करते थे। वे 1952 में लोकसभा सदस्य बने और 1956 में राज्यसभा के लिए उन्हें नामांकित किया गया और सार्वजनिक क्षेत्रों में योगदान के लिए 1961 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। उन्हें भारत रत्न से विभूषित किए जाने के बाद हमारे, आप जानते हैं, बड़े साहित्यकार हुए हैं वियोगी हरि। उन्होंने, उनका एक लेख था, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भारत रत्न से विभूषित होकर भी खिन्न हुए। वियोगी जी लिखते हैं, भारत सरकार की यह, उन्होंने लिखा, वियोगी हरि ने जब उनसे पत्राचार किया तो पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने वियोगी हरि जी को लिखा कि भारत सरकार की ये उतार चढ़ाव वाली उपाधियां देना मुझे पसंद नहीं। मुझे पद्म भूषण, मुझे भारत रत्न और कवि श्री सुमित्रनंदन पत्र को पद्म भूषण, ये ठीक है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैंने काम भी किए हैं, और आगे चलकर लोग पुरुषोत्तम दास टंडन को भूल जाएंगे, लेकिन पंत जी की कविताएं तो हमेशा अमर रहेंगी, उनकी कविताएं लोगों की जबान पर रहेंगी, उनका काम मुझसे ज़्यादा स्थायी है, इसलिए भारत रत्न तो सुमित्रानंद जी पंत को मिलना चाहिए। कल्पना कर सकते हैं आप, जहाँ आजकल लोग पद्मश्री के लिए जुगाड़ जमाते हैं, वहाँ पर भारत रत्न मिलने पर प्रसन्न नहीं हुए और कहा कि मुझसे पहले भारत रत्न एक साहित्यकार को दिया जाना चाहिए। वे विधानसभा अध्यक्ष थे। 1937 में जब कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया, अंग्रेजी राज में होते हुए भी धारा सभाओं के चुनाव हुए थे वहाँ पर, और 1967 में जब कांग्रेस ने चुनाव, 1937 में जब अंग्रेजी राज में कांग्रेस ने इन धारा सभाओं के चुनाव में भाग लिया और सभी प्रांतों में कांग्रेस सरकार स्थापित हो गई, तो टंडन जी उस वक्त में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, किंतु वे इसी शर्त पे राजी हुए कि वे सर्वानुमति होगी उनके नाम पर तो ही वो अध्यक्ष बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। लेकिन साथ साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ उन्होंने इस पद को स्वीकार करते हुए एक शर्त भी पेश की कि वे इस पद पर काम करते हुए भी अपना राजनीतिक काम बंद नहीं करेंगे, यानी कांग्रेस से जुड़े हुए रहकर कांग्रेस का काम, कांग्रेस के बैनर के तले वो काम करते रहेंगे और स्पीकर बने रहेंगे। आपको यहाँ, आपको बता दूं, आपको याद आता तो ये माना जाता है कि विधानसभा का स्पीकर या लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का उपाध्यक्ष बनते ही जो भी उस पद पे, जो व्यक्ति उस पर आसीन हुआ है, ये माना जाता है कि अब उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता अपने दल से समाप्त हो गई है, उससे कट गई है, और अब वो दल विहीन आदमी है और वो निष्पक्ष निर्णय करेगा, ये उससे उम्मीद की जाती है। अपने यहाँ एक हुए थे लोकसभा स्पीकर, अद्भुत हुए थे, दादा सोमनाथ जी चटर्जी। उन्होंने स्पीकर बनते ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, और उनके स्पीकर रहते हुए या शायद रिटायरमेंट के बाद कोई उनकी पार्टी को ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पार्टी ने उन्हें निर्देशित किया, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में मना कर दिया है कि मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और पार्टी का अनुशासन मुझ पर लागू नहीं होता है। ऐसे हमारे यहाँ स्पीकर हुए हैं। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन इसी शर्त पर राजी हुए, एक तो वो सर्वानुमति से चुने जाएंगे, दूसरा वे इस पद पर काम करते हुए अपना राजनीतिक काम भी करेंगे। तो लोगों ने जब शंकाएं की, दबे छुपे दिए में जोर से आधे मने अनमने मन से जब उनसे ये प्रकट किया कि आप अपनी शंकाएं प्रकट की, आप इस तरह से कैसा कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा, कुछ सदस्यों की ये आशंका निर्मूल है, सर्वथा निर्मूल है। मैं बाहर चाहे जिस दल का समर्थन करता रहूं, जिस दल का कार्य करता रहूं, पर विधानसभा के भीतर सदैव तमाम पार्टियों के सदस्यों के साथ एक सा ही बर्ताव करूंगा। यदि काउंसिल के सदस्य मेरे कार्य से असंतुष्ट होकर विश्वास करने लगे तो मैं इस पद को त्यागने में जरा भी विलंब नहीं करूंगा। यदि एक भी सदस्य मुझसे असंतुष्ट है और मुझे पक्षपाती मानता है तो मैं तत्क्षण पद त्याग कर दूंगा। ऐसे थे पुरुषोत्तम दास जी टंडन राजर्षि। इन टंडन साहब के से कुछ जब प्रतिपक्षी थोड़े दुखी हुए, दुखी तो उनसे कांग्रेसी भी थे, लेकिन जब प्रतिपक्ष उनसे असहमत हुआ, दुखी हुआ, तो अनौपचारिक रूप से चर्चाएं चली कि इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन के विरुद्ध। ये जैसे ही खबर भनक टंडन जी को पड़ी तो उन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया। जब
विधानसभा में पार्टी के नेताओं को मालूम पड़ा कि टंडन जी इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनके पास गए कि आपको इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन इस बहुत अच्छे बहुमत में है और आपके विरुद्ध लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल असफल हो जाएगा, प्रभावी नहीं होगा, आप चिंता नहीं करें, अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा। तो टंडन जी ने जो जवाब दिया वो सुनने काबिल है कि बहुमत या अल्पमत की तो बात ही नहीं उठती। यदि एक भी सदस्य मुझसे असंतुष्ट है, मुझे पक्षपाती मानता है, तो मेरा पद पर बने रहना अनैतिक है और उन्होंने वो अपने इस्तीफा देने पर कायम रहे। मित्रों, अद्भुत बात आगे है। विरोधियों को, प्रतिपक्ष को जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहा था, जब उसे मालूम पड़ा कि टंडन जी उनके अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपने पद से त्याग कर रहे हैं, तो उन्होंने टंडन जी से क्षमा याचना करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का विचार ही त्याग दिया। ऐसे हुआ करते थे स्पीकर, ऐसे हुए हैं स्पीकर हमारे देश में। और अब कैसे स्पीकर हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष को विश्वास ही नहीं है। अविश्वास भाव से प्रतिपक्ष ये मान के चल रहा है कि हम पे कार्रवाई होगी, कड़ी होगी, हमें निलंबित किया जाएगा। ऐसे स्पीकर भी होने लगे हैं। देखिए इतिहास कैसे हैं। एक है पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि। देखें अगला कोई राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन होता है या अकेले बने रहेंगे, उनका एकाधिकार बना रहेगा निष्पक्षता को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।